वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर बैक ऑन ड्यू परीक्षा फॉर आवर फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए विद केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2। आई होप आप सभी लोग पार्ट 1 देख के जरूर आए होंगे, यहाँ पर बिना ऐसे ही मुंह उठाए नहीं आ रहे होंगे। एमओटी उसमें डिस्कस करी है, फजांस रूल उसमें डिस्कस करा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सवाल आता ही आता हर साल है, गारंटेड है। एंड प्रोबेबली उसी वीडियो में से आपको उन दो टॉपिक से आपके फेवर में सवाल मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। बाकी आप जो है वो अगर आप कंटेंट की वो लेनी है कि भाई ऑडिटिंग वगैरह करानी, तो भाई केमिस्ट्री ऑनर्स के आपके सेम 1 वाले बच्चों से जाके मिलिए, बात करिए, उनसे पूछिए कि भाई सेमेस्टर 1 में कितनी हेल्प हुई थी और अब कितनी हो रही है। और फिर आप भी उससे अपना एनालाइज कर लीजिएगा। मेरे बोलने पे मत जाइए कि भाई यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन, नहीं, एनालाइज कर लीजिए आप खुद, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसमें वीएसीपीआर एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, 4 स्पीशीज से लेके वही है यहाँ पर ये लाइफ साइंस के लिए जैसे अपलोडेड करा था लेक्चर, तो सेम आपका ही पैटर्न रहता है, तो आपको भी सेम तरीके से ही सेम वाला लेक्चर ही आपको भी यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको जाके देखिएगा, समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछिएगा, टेलीग्राम पर एडमिन साहब जो भी होंगे उनको आप मैसेज कर दीजिएगा, मतलब मैं ही हूँ, ऑब्वियसली मेरा ग्रुप है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजते रहिए, जितने ज्यादा दोस्तों को भेजेंगे उतना उनका फायदा होगा, उतना आपका भी फायदा होगा। फायदा आपका क्या होगा? दुआएं मिलेंगी भाई, दुआएं इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो लॉन्ग टर्म में जो काम आती है सबसे ज्यादा वो दुआएं, हाँ दुआएं ही काम आती हैं, तो दुआओं का काम जरूर करते रहिएगा। जब भी मौका मिले कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करिए जिससे आपको कुछ ना कुछ दुआ मिले, कोई दूसरा आपको जरूर दुआ दे। तो फिर स्टार्ट करें बस अपना लेक्चर। और हाँ, 2023 का पेपर अभी अभी तक किसी ने तो नहीं भेजा, अगर किसी के पास है तो यार जल्द से जल्द भेजिए, आपको ही सॉल्व करके मुझे अपलोड करना है आप लोगों के लिए ही। मेरे पास तो नहीं मिल रहा कहीं से भी, बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, 2024 का तो है अपलोडेड भी, ऑलमोस्ट हो ही गया समझ लिए, बट 2023 का जो है वो अभी तक नहीं है, तो 2023 वाला प्लीज जल्द से जल्द भेजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। स्टेट द फंडामेंटल रूल्स ऑफ वीएसईपीआर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है इसका नाम। जेडीली का यहाँ से लिया है कटआउट, 3-4 पॉइंट यहाँ पर इसके लिख देते हैं जो हमारे फंडामेंटल रूल्स रहेंगे बीएसईपीआर थ्योरी के। तो क्या होता है यहाँ पे, जो सबसे पहला इसका पॉइंट है, जैसे कि आप सभी लोग पढ़ भी सकते हैं, मैं भी आपके साथ पढ़ लेता हूँ, चलिए। हम क्या करते हैं, इसमें शेप निकालते हैं, सबको पता है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता होगा इसमें शेप निकालते हैं। नहीं पता तो अब पता लग गया होगा, अब तो बता दिया मैंने कि शेप निकालते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर नाम है इसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, तो कहीं ना कहीं रिपल्जन की बात होगी यहाँ पर। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पता है ना क्या होते हैं? हाँ, पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। वैलेंस शेल मतलब लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कहीं ना कहीं जो रिपल्जन है उसकी यहाँ पर बात होती है हमारे पास, ठीक है। तो शेप जो हम मॉलिक्यूल का निकालते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो आपस में रिपेल करेंगे? यस सर, क्यों करेंगे भाई? यस तो कह दिया, क्यों करेंगे? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्जन होती है बिटवीन जितने भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे पास एक ही चीज नहीं आती जिसको आप लोन पेयर समझ रहे होंगे, दो चीज आती है, दैट इज बॉन्ड पेयर भी। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, यस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर वो भी है एक हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, रिपल्जन होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? समवॉट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ही, इन्हीं की हम बात करेंगे। नेक्स्ट ये थ्योरी कहती है कि आप जो लोन पेयर है वो क्या करता है, ज्यादा स्पेस ले लेता है राउंड द सेंट्रल एटम देन अ बॉन्ड पेयर। तो क्या है, क्योंकि लोन पेयर मुझे बताइए एक एटम पर होता है, जैसे मैं बताऊं H2O है, सभी को इतना तो बेसिक नॉलेज होगी कि H2O जो हमारे पास है उसका मैं हल्का सा आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पर आपको जो है एक एक लोन पेयर आपको देखने को मिलता है, लोन पेयर। अब ऑक्सीजन इसमें सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को कैसे पहचानना है, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ी सी उसमें बात कर लेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना तो पता होगा, बेसिक नॉलेज होगी। आप 11वीं 12वीं सभी लोग पास करके आए हैं और आपने फर्स्ट सेमेस्टर भी निकाला है, तो इतना मैं मान रहा हूँ कि आपको H2O का स्ट्रक्चर तो पता होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा एक्जैक्टली नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बताइए बॉन्ड एंगल्स का कितना होगा, ये नहीं कह रहा, बस हाँ कह रहा हूँ ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर आपको दिख रहा होगा लोन पेयर, क्यों है? क्योंकि इसने बॉन्ड नहीं बना रखे। नॉन पेयर को हम ये बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मुझे बताइए लोन पेयर किस पर है? ऑक्सीजन पर। तो लोन पेयर को क्या ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा? द आंसर इज यस, पहली चीज। अब यहाँ पर इस बॉन्ड में देखिए, क्या इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का? सर क्यों ऐसा, क्यों भाई? कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है इतना पता है ना सर, समझ गए समझ गए, ठीक। तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, मुझे बताइए इस एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर बेसिकली ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो टोटल दो इलेक्ट्रॉन है उनको किसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है? सर कहीं ना कहीं उनको जो है ना वो दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन का और एक हमारे पास ऑक्सीजन का। यही चीज है हमारे पास कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बिजी होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम बात करें जब रिपल्जन की, तो जो रिपल्जन है वो लोन पेयर में ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर।
तो एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच जो जंग होगी दैट इज ग्रेटर, ये दोनों आपस में ज्यादा जंग करेंगे एज कंपेयर टू ये दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन तो है वो, बट कहीं ना कहीं वो बॉन्ड में बिजी हैं, कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, बट ये वाले जो है एक ही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, तो ये हमारे पास रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है बॉन्ड एंगल में, जिसको हम बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन बोलते हैं फ्रॉम द आइडियल शेप। वो आगे हम बात करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में लिखना है, और बाकी ये जो है एक आध बारी सवाल आया हुआ है तो आप लोग एक बार समझ लीजिए, फिर आप लिखते रहिएगा, अपने एग्जाम में आ जाए वैसे लेस चांसेस है। तो एंगल बिटवीन लोन पेयर सेंट्रल एटम एंड अ बॉन्ड पेयर इज इंक्रीज। ध्यान से सुनिएगा, एंगल किसकी बात करिए, ये आपको दिख रहा होगा लोन पेयर, तो मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, कौन सा कलर लूँ बताओ मुझे, मैं ले लेता हूँ इसमें ग्रीन ले लेता हूँ। एंगल बिटवीन लोन पेयर, ये लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, इस तरफ एक रे बना दी। एंगल बिटवीन लोन पेयर देन सेंट्रल एटम, ये आ गया आपका सेंट्रल एटम, एंड बॉन्ड पेयर इज इंक्रीज। अगर ये वाला एंगल जिसको मैं θ1 बोल रहा हूँ, अगर ये बढ़ गया, अगर ये वाला एंगल बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है और ये कहीं ना कहीं इधर आ गया होगा। तो अल्टीमेटली अगर OH बॉन्ड कहीं ना कहीं यहाँ है, तो जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है दैट इज दिस, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है जिसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज। सर अगर ये वाला θ1 आपने बढ़ा दिया, θ1 समझ गए ना, दिस वन θ1, इट वाज θ1 बट आफ्टर रिपल्जन ये θ1 यहाँ आ गया, तो मुझे बताइए जब θ1 बढ़ गया तो थीटा क्या होगा, लगभग लगभग कहीं ना कहीं वो डिक्रीज होगा। तो यहीं पर ये बात हमारे पास कह रही है स्टेटमेंट। बाकी हम इसको जब हम करेंगे या स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे बॉन्ड एंगल के सवाल में और डिटेल में भी समझेंगे, अभी थोड़ा सा आपको आइडिया देना था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्जन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर मतलब जहां पर बॉन्ड बने हुए हैं, डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड दी अदर एटम। तो ये कहीं ना कहीं उसी पर डिपेंड करेगा कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। देन डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्जन होगी देन सिंगल बॉन्ड, भाई लॉजिकल भी बात है, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, बस इसी वजह से हमारे पास जो है डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्जन होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। और ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड में और भी ज्यादा रिपल्जन होगी बिकॉज वहां कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इनकी हमने स्टेटमेंट्स पढ़ ली है। तो ये हमारे जो है काम की चीज होती है, मतलब ऐसा जितनी ज्यादा काम की हमारे पास नहीं है ये, बस हाँ हमें पता होना चाहिए क्या क्या VSE पे यार बोलती है। सवाल आएगा तो एज इट इज आप स्टेटमेंट को छाप दीजिएगा, नहीं आएगा तो आपके पास इस टाइप के सवाल आएंगे जो हम अब देखने का शुरू करें। तो सबसे पहले आपको बतानी है हाइब्रिडाइजेशन इन H2O। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, हाफ ऑफ M प्लस V माइनस C प्लस A। सर ये आपने MVC एक क्या लिख दिया बिना बताए, H फॉर हाइब्रिडाइजेशन नंबर, जो भी आएगा एक नंबर आता है, तो क्या नंबर आता है बात करते हैं हाफ। सबसे पहले H2O की बात कर लें यहाँ पर। अब सेंट्रल एटम को सबसे पहले काम होता है पहचानना। तो सेंट्रल एटम जो है, एक तो आप दो तीन तरीके हैं, सबसे ज्यादा एक तरीका है कि वो एटम जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे जैसे H2 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, मुझे बताइए ज्यादा बॉन्ड कौन बना सकता है। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन जो है ना 1s है, 1s1 है, तो वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, वेराज ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड बना सकता है। इतना सभी को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होती है दो बॉन्ड बनाने की। ये कोई मत पूछेगा कैसे, भाई 1s2 2s2 2 भी 4 होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो तो वो बना सकता है, वैसे और भी ज्यादा बना सकते हैं बट दो वो बना सकता है इन ग्राउंड स्टेट भी। ठीक है, नाइट्रोजन कितने बना सकते हैं सर, 3 बना सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एक ही बना सकता है। तो एक तरीका यह आप पहचानने का कि आप देखें कौन ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, और जनरली इसी से आपका आंसर मिल जाता है कि जो भी एटम केपेबल हो ज्यादा बॉन्ड बनाने के, वो आपका जो है आंसर हो जाता है। और दूसरी चीज, वो एटम जिसकी क्वांटिटी कम हो, मतलब कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जैसे दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, किसकी क्वांटिटी कम है, ऑक्सीजन की, तो वो आपका सेंट्रल एटम होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई। अगर ऐसा केस आ जाए वहां पे, मान लीजिए ABC 3 एटम है, A1 B1 C5 ऐसे मान लीजिए, तो अब आपसे मैंने क्वांटिटी वाली बात बोली, C5 कर लेता हूँ ज्यादा हो जाएगा, अब आपसे मैंने क्वांटिटी वाली बात बोली कि A होगा या B होगा, तो आप कहेंगे सर A भी हो सकता है B, तब आप इसमें देखेंगे कि कौन ज्यादा बॉन्ड बनाने के केपेबल है। तो ऐसा भी एग्जांपल हम करेंगे, आप परेशान मत होइए, ये भी करेंगे। तो जब भी दो हो हमारे पास एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स हो, तो आप देखिए कौन जो है बेसिकली कम क्वांटिटी में, तो जनरली आपका वही सेंट्रल एटम हो। तो अब आया सेंट्रल एटम, आपको पता लग गया ऑक्सीजन है। अब मुझे बताइए सेंट्रल एटम से कितने मोनोवेलेंट एटम्स अटैच है, मोनोवेलेंट इन द सेंस जो एक बॉन्ड बना सकते हैं। सर हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो M आपका आ गया 2। M इस क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। क्या ये लिखने की जरूरत है बच्चों की तरह कि M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, V इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, बस बता रहा हूँ काफी। हाँ सर बहुत है। तो V क्या है, क्या बोलता हूँ मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 माइनस, C है
पॉजिटिव चार्ज और कैटायनिक चार्ज, क्या यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है? नहीं। तो कैटायनिक चार्ज को हमें सब्ट्रैक्ट करना, याद रखिएगा। अगर +1 चार्ज है ना तो हम उसको माइनस कर देंगे, मतलब -1 यहाँ लिखता है, बट यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। क्या कोई अनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज है? नहीं, तो उसको भी 0। तो यहाँ आपकी हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आ जाएगा 8/2, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो आपको पता होना चाहिए, अगर H2 हो तो sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, H अगर 3 हो तो sp2, H अगर 4 आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, H अगर 5 आ जाए तो sp3d ही पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, देन sp3d2 हमारे पास। यहीं तक आई थिंक हम बात करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा H की ये वैल्यूज आ गई, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये आप सभी को पता भी होगा, इसमें कोई बात नहीं है जो सोचने ज्यादा वाली। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3 हो गई। तो एक तरीका ये आप इस तरीके से आप आराम से बता दीजिए। ठीक है, NH3 की बता देंगे तो NH3 की भी आपकी सेम आएगी, सेम फॉर्मूला लगाइए। H इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ M, क्या आएगा सर? M आएगा 3 इस बार, V क्या आएगा सर? 5 आएगा, -0 +0 के आगे आंसर 4, खत्म। क्या इसको समझाने की जरूरत है NH3 वाले को? H2O वाला समझ लिया ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3 ओनली। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। दूसरा तरीका क्या है? आपको स्ट्रक्चर पता, आप बोले ये स्ट्रक्चर है सर, इस पे 2 लोन पेयर है, तो आप काउंट करिए टोटल पेयर्स कितने हैं। टोटल पेयर्स मतलब सर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, तो H की वैल्यू हो गई 4, खत्म। NH3 में भी करेंगे, आप कर लीजिए। वैसे तो आप लंबे वाले मेथड चलिए, क्योंकि आपका जो स्टेप्स मार्किंग जो है वो मैटर करेगी, और आई थिंक एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करवाया जाता होगा, टीचर्स ने, आपके प्रोफेसर ने ऐसे ही करा होगा। तो H इज टू कितने? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ गया 4, तो sp3 खत्म। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो। नहीं पता हो तो आपके पास ये प्रॉपर फॉर्मूला है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको लगाइए, आंसर पाइए अपने। और यही वाला प्रेफर भी करूंगा क्योंकि लंबा जाएगा, और ये आपका इसी मेथड से करवाते हैं, वरना तो डायरेक्टली आप स्ट्रक्चर बना सकते भी हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और शेप भी बताना है। तो शेप भी बताना है तो यार अब थोड़ा सा समझदारी से करेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो PCl5 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। साइड में मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या आएगा सर? जो था वो आएगा, बिल्कुल सही है। PCl5 में देखते ही बता दीजिए कौन सेंट्रल एटम है। सर आपने बोला था ज्यादा वाला, सॉरी सर, जिसकी क्वांटिटी कम हो, फॉस्फोरस की कम है, सेंट्रल एटम, खत्म। क्या ज्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं? हाँ सर, हमने क्लोरीन को जनरली एक बॉन्ड बनाते हैं, जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली सिंगल बॉन्ड बनाते हुए देखा है, क्योंकि वो एक हैलोजन एटम है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक चीज और आपको बता दूं, जब भी हेलोजन एज अ सब्सिडरी एटम की तरह ट्रीट हो। सर सब्सिडरी एटम क्या चीज आ गई? बेटा जो सेंट्रल एटम होते हैं ना, उसके अलावा जो बचे हुए एटम है वो आपके होते हैं सब्सिडरी एटम। तो जब भी कोई भी हेलोजन, एक्स लिख रहा हूं मैं हेलोजन को, एज अ सब्सिडरी एटम की तरह ट्रीट हो रहा हो, एज अ सब्सिडरी एटम हो, तब वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब क्या हो, सब्सिडरी एटम, कोई भी हेलोजन हो। एक चीज, हाँ सर। अब आगे चलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी निकालनी है तो निकालिए जरा। H इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मोनोवेलेंट, क्या क्लोरीन मोनोवेलेंट है इस केस में? यस सर है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 5, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं सर? फॉस्फोरस पर होते हैं 5। चार्ज दिख रहा है? नो सर। एनायनिक कैटायनिक कोई सा भी नहीं सर। तो 10/2, दैट इज 5। तो क्या आएगी सर? आपकी आ जाएगी sp3d। क्या ये चीज सभी को पता है? यस सर पता है। नाउ अब इसका स्ट्रक्चर हमें बताना है, तो अब हम लिखेंगे इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसकी 3s2 3p5 होती है, वैलेंस शेयर की इलेक्ट्रॉन सर 3p3, बिल्कुल सही, सॉरी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आ गई अब समझने वाली चीज। किस तरीके से आपको एग्जाम वगैरह में लिखना है ना, लंबा आंसर करके, वरना तो कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टली बना सकते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर किसी को, काफी लोगों को पता होगा कि इसका ट्राइगोनल पिरामिडल ही होता है ना, या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जल्दी बताओ सर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल इसका बाई पिरामिडल नाम का स्ट्रक्चर होता है, सभी को पता होगा। बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड होती है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को इसी तरीके से बेसिक अप्रोच से जाना। अभी देख के मुझे बताइए फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? तो कुछ लोग बोलेंगे सर इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली 5 बॉन्ड बना सकता होगा और बनाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस वक्त एट दिस पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज योर फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट। इस टाइम इसके बाद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी 3 बॉन्ड ही बना सकते हैं। बट सर यहाँ तो 5 क्लोरीन है, और 5 क्लोरीन मतलब हमें 5 बॉन्ड बनाने, तो हमें 5 अनपेयर्ड चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। तो वो कहां से लाएंगे? तो सर मतलब ये क्या करें, मतलब तो मसला पड़ गया। अगर कोई सोच रहा हो कि सर यहाँ से जो है ना एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, भाई हटाऊंगा तो कहीं भेजूंगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? हाँ सर ये भी बात। तो यहाँ पर और तब भी 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो अब क्या करें? कुछ लोग सोच रहे होंगे अब क्या करें, कुछ लोगों को पता होगा क्या करना है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। तो क्या मेरी वो समझ आई? मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि यार अभी जो ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है, हमें 5 बॉन्ड बनवाने, तो कैसे बनाए? तो आप याद करिए फॉस्फोरस, याद नहीं करिए, आपको दिख रहा है फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी, उसके पास हमेशा हमेशा
वेकेंट 3d ऑर्बिटल मौजूद होता है, मतलब 3d जीरो होता है। तो सर अगर है भी तो क्या करें, हमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो अब हम जो है फॉस्फोरस को इन एक्साइटेड स्टेट इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे उड़ा सकते हैं, यहां पहुंचा सकते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फॉस्फोरस इज गोइंग टू बी लाइक दिस इन दिस केस। क्या ये चीज सभी को डिटेल में क्लियर हुई? अब देख के बताइए फॉस्फोरस के हालात क्या हैं। सर अब फॉस्फोरस के हालात ये हैं कि वो 5 बॉन्ड बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स कितने अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब आते हैं थोड़ा और डेप्थ में। हमने बात करी हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मूले से, sp3d हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जरा मुझे कोई बताएगा? सर हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें sp3d जो लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक s 3p और एक d आपस में मिक्स हुए, एक s ऑर्बिटल 3p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुआ है। तो आप सभी लोग अब यहाँ पे अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि ये एक s का 3p के और एक d का ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बनाएगा हाइब्रिडेशन, ऑब्वियसली sp3d। सभी को ये चीज क्लियर होनी चाहिए किस तरीके से इसकी हाइब्रिडेशन sp3 आई। नाउ इट कैन फॉर्म कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड बना सकते हैं। तो शेप क्या होगा यहाँ पे, क्या कोई लोन पेयर होगा? नो सर नहीं दिख रहा कोई लोन पेयर, पांचों के पांचों जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। तो आप सिंपल बोलेंगे द शेप इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और आप सभी लोग शेप भी बना दीजिए, बना दो यहीं पे साइड में, यहीं पे बना दो। चलो इसको थोड़ा मिटा के बाकी आप लोग फेयरली अच्छे तरीके से साफ तरीके से। और ऑलवेज रिमेंबर इसकी दो बॉन्ड्स बड़ी होती हैं, दैट इज एक्सियल वाली। वैसे रीजन इसका बोलते हैं कि आपका रिपल्जन की वजह होती है, बट हाँ ठीक है वही बोल देता। ये आपकी छोटी वाली बॉन्ड आ गई, दैट इज इक्वेटोरियल वाली। एक्सियल मतलब एक्सिस पर, अब अलोंग द एक्सिस आप समझ लिए, वर्टिकल वाली बॉन्ड। ये आ गया आपका PCl5 का स्ट्रक्चर, ये आ गया समझ। तो अब चलते हैं ClF5F3 की तरफ। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ m, क्या है मोनोवेलेंट, क्या फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम की तरफ होगा। सर सबसे पहले तो सेंट्रल एटम बताइए भाई, आप मैं क्या बताऊं, आप बताओ ना कौन कम है। सर क्लोरीन कम है बिल्कुल। तो सर आपने तो बोला था कि क्लोरीन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, भाई क्या बोला था तब वो एज अ सब्सिडरी एटम हो। एक एक वर्ड पर फोकस रखिए, इस वक्त वो सब्सिडरी एटम नहीं है, इस वक्त वो क्या है, इस वक्त वो है सेंट्रल एटम। तो वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, कैसे बनाएगा वही अभी हम देखेंगे, पर बना सकता है। ये चीज समझ में? फ्लोरीन नहीं बना सकता क्योंकि सेंट्रल एटम नहीं है, और होता भी तो वैसे भी नहीं बना सकता वो, बट स्टिल अभी उस तक नहीं जाता है। तो मोनोवैलेंट एटम 3 हो गए। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन में? सर होते हैं 7। क्या कोई चार्ज पॉजिटिव, क्या कोई चार्ज नेगेटिव? नो सर। 10/5 सर सेम चीज आ रही है, तो sp3d हाइब्रिडेशन बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं इसको समझते हैं। तो क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट बना दूं मैं? हाँ सर बना दीजिए, होगी 3s2 3p5। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं आना चाहिए यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो मतलब इस वक्त अपनी आंखों से देख के बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाने के लायक है फ्लोरीन? सर एक ही बॉन्ड बना सकता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। क्या हमें कितने बनवाने? सर हमें तो बनवाने 3। 3D को निकालो भाई। 3D जैसे ही आया गेम में तो क्या हुआ, 5 डब्बे हमारे पास। हाँ सर है। मुझे बताइए कितने मैं इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करूं? सर 3 बॉन्ड बनाने हैं तो एक को कर दीजिए बस, इस वाले को बोल दीजिए कि आ जाओ तुम यहाँ। आ गया यहाँ पर, क्या काम हो गया? हाँ सर हो गया। तो ये आपका हो गया 3p4, 3s2 3p4 3d1। क्या काम हो गया? हाँ सर। तो सर हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी है sp3। तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देगा। नाउ हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन टेक पार्ट करेगा? दैट इज ये सारे लोग sp3d। सर बॉन्ड तो 3 बनने, पर ये दोनों क्यों मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आइए इसको भी देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले आप बता देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन तो आपकी sp3d होगा। sp3d मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री शेप नहीं, ज्योमेट्री आपकी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब आपको उसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। नाउ क्लोरीन सेंट्रल एटम बीच में आ गया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का ये मतलब है तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सियल पोजीशन भी होंगी और आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन भी होंगी। तो टोटल पेयर्स मतलब 5 है आपके। क्या इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल पेयर्स 5 है? दैट कुड बी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? सर 3 बॉन्ड पेयर है। और लोन पेयर कितने हैं? सर 2 लोन पेयर है। क्या है जी संबंध है? तो हमारे पास 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री हमारी आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली, ठीक है। तो अब हमें जो है वो इसी तरीके से चीजों को सेट करना है। नाउ क्योंकि ये लोन पेयर हमारे पास, मुझे बताइए कितने लोन पेयर होंगे? सर अगर क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 लोन पेयर होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 2 लोन पेयर का सिग्निफिकेंस। अब ध्यान से एक बात को याद रखिएगा, जब भी ट्राइगोनल, वैसे तो ये हमारा जो है बेंट रूल आ जाता है, थोड़ा सा ऑनर्स का आई थिंक टॉपिक होता होगा, पता नहीं मुझे नहीं, मैंने आपके सिलेबस में नहीं देखा तो शायद आई थिंक सिलेबस में नहीं होगा आपके बेंट रूल, बट फिर भी यहाँ स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो मैं आपको बता दूं। एक चीज होती है जिसको बेंट रूल बोलते हैं, उसमें आप ये याद रखिए
जो आपका लोन पेयर होता है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पसंद है। जो आपका लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाना चाहता है, एक चीज ये याद रखिए। और जो अगर आपके पास एक से ज्यादा एटम हो तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम हो उसको आप एक्सियल पर भेजिए। इसका रीजन वगैरह नहीं जा रहा मैं उसमें, एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर पर नहीं जा रहा, बट मैं आपको इतना बता दूं, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पसंद है और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको एक्सियल वाली। तो फ्लोरीन है तो सबसे पहले आप एक्सियल वाली तो बुक कर लीजिए। अब एक मजबूरी है तो आप मजबूरी के तहत आप फ्लोरीन को आप लगा दीजिए यहाँ पर। तो फ्लोरीन को आप मजबूरी के तहत आप यहाँ पर लगा दीजिए। और दो क्या है लोन पेयर, तो वो आपके इक्वेटोरियल पर ही आएंगे। तो ये आपकी शेप कैसी बनी, टी शेप स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा टी शेप इसका स्ट्रक्चर हो गया, किस तरीके से बना है। होप सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। SnCl2 की बात करूं तो मेरे हिसाब से यार ये आसान सा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको वैसे खुद। SN आपका जो कार्बन का नीचे आता है ना, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम देन SN आता है ना। तो आ गया आपका 2 3 4 5। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 5s2 5p2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब आप इसमें मतलब देख सकते हैं यार, यहाँ पे सिर्फ दो ही, कुछ आपको अनपेड करने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आएगी, आपकी सिंपल सी आ जाएगी sp2, है ना। sp2 आपकी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। H=½ ऑफ M क्या है, मोनोवेलेंट कितने हैं, 2, प्लस V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं। -C0 प्लस C0 तो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 मतलब sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 हो जाएगी। आपका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, इसको डिटेल में नहीं कर रहा, आसान स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर हाँ चाहिए तो आप मुझे बता दिएगा कमेंट में, आगे किसी भी वीडियो में मैं इसको समझा दूंगा। बट ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बन जाएगा, जिसको आप बेंट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। एक ही लोन पेयर होगा। तो ये चीज आई डोंट थिंक आपको समझाने की जरूरत है। HCl4 को थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं यहाँ पर। HCl4 xenon टेट्राफ्लोराइड। तो H=½ ऑफ M मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन है। कितने सर, 4 हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 8 होते हैं। बिल्कुल सही, 0 + 0 लिख दूं, हाँ सर। 12/2 6। क्या हो गया हाइब्रिडेशन सर, sp3d2। बिल्कुल सही, ये बात आपने बोली। तो जेनॉन है, जेनॉन का नंबर क्या होता है, ही नी और कर जेनॉन। तो ये आएगा आपका 1s, ये आएगा 2s 3s 4s 5s। तो जेनॉन का होगा 5s2 5। हाँ मतलब इतना याद मुझे भी थोड़ी रहा था, मैं भी थोड़ा देख देख के करूंगा आराम से। ये आपका जेनॉन आ गया। इस वक्त आंखें खोल के देख के बताइए, जेनॉन कितने बॉन्ड बना सकता है। सर जेनॉन एक भी बॉन्ड नहीं बना सकता इस वक्त। जैसा कि नोबल गैस का काम भी होता है, हम बोलते हैं कि यार वो क्या नहीं बनाते, बॉन्ड नहीं बनाते बिकॉज ऑफ देयर इनर्ट बिहेवियर। बट जेनॉन एक ऐसी नोबल गैस है जो बॉन्ड्स बना देती है। तो क्या चाहिए हमें, अच्छा एक चीज ना ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकाल रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कितने डी में आपकी कितने डी की जरूरत है भी या नहीं भी है। तब जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन देखें ना डी आ रहा है, तो आप ये याद रखिएगा आपका कहीं ना कहीं थर्ड पीरियड का वो इंसान होगा या फोर्थ पीरियड का होगा एंड सो ऑन का होगा। आपको पता लग जाएगा कितने डी की यहाँ से जरूरत है। दो डी की जरूरत है, 2 डी की है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक उड़ा दो भाई। आ गए, ये सर आ गए। तो आपके सामने क्या आ गए, 2 डी में इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मैं यहाँ पर अब इसको +2 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको -2 करके = 4 कर देता हूँ। तो अब 4 क्या बन जाएंगे सर, हाँ सर 4 फ्लोरीन आएंगे, सिंपल सा वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3d2, तो कितने लोन पेयर दिखेंगे सर, यहाँ पे 2 लोन पेयर दिखेंगे। बिल्कुल सही। तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3d2। नाउ आई एम आस्किंग यू अबाउट द शेप। सर टोटल पेयर्स आ रहे हैं 6। तो जब भी टोटल पेयर्स 6 आते हैं तो ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, शेप की नहीं। तो ज्योमेट्री होती है हमारी, होती है ऑक्टाहेड्रल टाइप। तो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास क्या होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आए आए, ये क्या बोल रहा हूँ, मतलब सारी एक्सिस में z + z -z +x -x +y -y, हर जगह पर एक एक इलेक्ट्रॉन, हम वो बेसिकली एक एक पेयर होता है, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी जो शेप है वो आती है आपकी स्क्वायर प्लेन। ये आपके 4 HCl4 आ गए, और आप मान लीजिए किसी को भी x किसी को भी y किसी को भी z, तो आपकी ये z एक्सिस पर ये आपके z, ये आपके 2 लोन पेयर आ गए। और यहाँ पे इन सभी का बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ये इसकी खास बात है। ये क्या बना दिया मैंने, बड़ा खराब 90 डिग्री, बट आप समझ गए होंगे ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। द शेप इज गोइंग टू बी, और द शेप इज एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या थी, ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री हम कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन से प्रिडिक्ट करते हैं, देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अच्छा ये है तो इसका मतलब ज्योमेट्री ये हो जाएगी। उससे हमें ये पता है टोटल पेयर्स कितने हैं, फिर कहाँ कहाँ अरेंज करने हैं वो हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं।
आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो HCF4 का हमें इस तरीके से बनाना, तो हाइब्रिडाइजेशन हमने बात कर ली, शेप्स की हमने बात कर ली, फॉर्मूला से बात कर ली, ऑर्बिटल से बात कर ली, पूरा डिटेल में सभी कुछ बात कर ली। आई डोंट थिंक अब इसमें किसी को डाउट होगा। नाउ अब ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाई PCl4 इज मोर रिएक्टिव देन SF6 है या SF4 है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है। मेरे हिसाब से SF6 होना चाहिए, मेरे हिसाब से। SF4 पॉसिबल हाँ वैसे है तो, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो SF6 का होना चाहिए। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि ये 2.5 नंबर का सवाल है, तो आप PCl5 का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। क्या होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। SF6 का मैं बना दूं ऑक्टाहेड्रल। देखिए जैसा अभी पीछे बनाया ना जेनॉन का, बस जेनॉन में जो हमने लोन पेयर लगाए, यहाँ पर आपको बॉन्ड पेयर लगाने हैं। यहाँ पर सारे के सारे कोई एक्सियल इक्वेटोरियल का चक्कर नहीं होता, सारे के सारे बेसिकली एक्सिस एक्सिस पर ही हो, तो ऑल इक्विवेलेंट बॉन्ड्स या इक्वल बॉन्ड्स। PCl5 में वी हैव टॉक कि एक्सियल नाम की बॉन्ड होती है और इक्वेटोरियल नाम की बॉन्ड होती है। जो एक्सियल वाली बॉन्ड होती है ना, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ऑब्वियसली इक्वेटोरियल वाले से मतलब किससे कंपेयर करो, इनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो क्या होगा सर, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लंबी है, मतलब एटम्स दूर दूर है, मतलब न्यूक्लियस से कहीं ना कहीं दूर है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी सर, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी कम होती है। ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए, और आई होप पता होगी काफी लोगों को, जिसको नहीं पता उसको अब आई थिंक पता लग गई होगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाएगी, तो यदि बॉन्ड लेंथ कम तो ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ये चीज सभी को क्लियर होगी। तो नाउ इसमें सारी इक्वल बॉन्ड्स हैं, सारी की सारी बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल है, कोई कमजोर कोई ताकतवर बॉन्ड नहीं है। तो दैट्स व्हाई PCl5 में बिकॉज ऑफ द एक्सियल बॉन्ड्स इट इज मोर रिएक्टिव देन SF6। ये आपका कंसेप्ट आना चाहिए, जितना मैं बता सकता हूं आपको। बिकॉज ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग, बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग, कमजोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। SF6 में ऐसा कुछ नहीं है, सारे इक्वल बॉन्ड इक्वलेंट बॉन्ड, कोई बॉन्ड आपकी एज सच वीक नहीं है जैसे कि आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो मेरे हिसाब से शायद SF6 ही होगा ये, जितना मैं बता सकता हूँ। SF4 तो नहीं होगा, क्योंकि मतलब उसमें फिर वेट सेम ज्योमेट्री आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से यही आपका सवाल होगा SF6 वाला। तो बाकी अगर कुछ और होगा तो मतलब कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर किसी को मिले। बाकी मतलब पता ही यार, DU के पेपर वेबसाइट पे ऐसे ही डले हुए होते हैं, मतलब तो उसमें ऐसा लग रहा है किसी ने सही से मतलब पेज को नहीं करा होगा, तो जिन्होंने मिला होगा चलो पहले तो एक तो उन्होंने अपलोड कर दिया, बट जब अपलोड करें हाँ थोड़ी सी गलती तो चलेगी। तो हमने जो लग रहा था कि ये क्वेश्चन हो सकता है, तो उस हिसाब से आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करनी है इनकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो आई थिंक तीनों की बात कर लिया। PCl5 की बात कर ली, ClF3 एसेंशियल तो ऑलरेडी डिस्कस है। तो कभी कब कर कोई पूछेगा भाई, अभी 5 10 10 15 मिनट पहले ऑलरेडी डिस्कस। कोई पूछे कब, अभी 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 तो करिए बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं आगे। अगेन PCl5 आया आपका, कर लिया। ClF3 कर लिया। SF4 और पानी को देख लेते हैं चलो फिर भी। तो H2O की हाइब्रिडाइजेशन की बात मैं नहीं करूंगा, ऑक्सीजन से समझा दूं क्या होगा, 1s2 2s2 2p, बोलिए 4। ये आ गया आपका। ठीक है, हाइड्रोजन पता है क्या होता है, हाँ सर 1s1 होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बना सकता है। तो 2s2 ये है, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3, तो ये सारे के सारे हाइब्रिड बन जाएंगे। दो लोन पेयर आपके प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शेप आपको पता है, मैं नहीं बना रहा। SF4 की बात पर आते हैं डायरेक्टली। सल्फर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा इसकी, H वो आपकी आएगी क्या, 5, हाँ 5 sp3d। शेप सर शेप अभी आप बताएंगे ना, ज्योमेट्री बताओ सर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बिल्कुल सही। तो सल्फर 16 3s2 3p4 ये हुआ। ये हुआ। कितने बॉन्ड बनाने हैं सर, वो है हमारे पास फ्लोरीन। सो इट इज बिहेविंग एज अ सब्सिडरी एटम, तो एक ही जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कर लीजिए। कितने लोन पेयर सर, एक लोन पेयर आपका बचेगा। तो ये आपका आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर ना ध्यान से, क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो 4 पेयर, दैट इज 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। मैंने बात करी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको आप सबसे पहले एक्सियल पर भेज दीजिए। और आप चाहें तो दूसरी चीज कि लोन पेयर को आप भेज दीजिए कहां पर, आप लोन पेयर को उस पर भेज दीजिए इक्वेटोरियल पर। तो ये आपका एक्सियल पर आ गया। अब आपका इक्वेटोरियल पर आ जाएगा ये आपका SF4 का स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक दिस स्ट्रक्चर इज सेट टू बी सीसो स्ट्रक्चर।
एक बार स्ट्रक्चर का नाम चेक कर लीजिएगा। आई थिंक सी सॉ, आई थिंक ऐसा ही बनाते हैं, मतलब ये यहाँ पर आता है, उधर लोन पे हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से यही स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो इस स्ट्रक्चर को हम सी सॉ बोलते हैं। झूले वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी को बिठाइए ये नीचे जाएगा, फिर आप इधर किसी को बिठाइए तो ये उधर घूमता रहेगा। तो ये सी सॉ वाला स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है ना। ये हो गया। तो ऐसे फोर का भी देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दी, शेप बता दिया, ठीक है हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, तो यहाँ थोड़ा से अच्छे स्ट्रक्चर है। तो ClF5 तो ऑलरेडी डिस्कस है। ये चार्ज वाले देख लेंगे भाई हम, और ये XeOF4 वाला जो बात करी थी ना, तो XeOF4 के बारे में बात करी जाए। सबसे पहले तो इसमें सेंट्रल एटम में ही परेशानी आएगी। क्या आएगी सर? आपने बोला था जो कम होते हैं, जो अमाउंट में कम होते हैं, वो जनरली सेंट्रल एटम होते हैं। सर यहाँ तो Xe भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। दूसरी चीज क्या बोली थी बेटा, याद करिए। सर जो ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? सर ऑक्सीजन तो वैसे ही सेकंड पीरियड का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 3 मैक्सिमम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। जेनॉन कितने बना सकते हैं? सर जेनॉन तो नीचे का है, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो इट हैज द एबिलिटी टू लूज ऑल द और टू बेसिकली अनपेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन। तो जेनॉन 8 बॉन्ड बना सकता है। तो जेनॉन हुआ सेंट्रल एटम। हाँ सर जेनॉन जीत गया, बिल्कुल सही हुआ। तो आइए जरा करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से करिएगा इस बार। तो H इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं? सर मोनोवेलेंट एटम आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन है। ऑक्सीजन जब भी, एक चीज यहाँ पर लिख लीजिए, ऑक्सीजन जब भी एज अ सब्सिडरी एटम बिहेव करता है, तो हमेशा ये डबल बॉन्ड बनाता है। हमेशा जब भी ये एज अ सब्सिडरी एटम बिहेव करेगा, तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। किस केस में नहीं बनाएगा वो भी आपके सामने अभी मिल जाएगा आपको, बट हमेशा ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या ये मोनोवेलेंट हुआ? नो सर ये डाइवेलेंट हुआ, ठीक है। तो हाफ ऑफ M मतलब 4 प्लस V, वैलेंसी कितनी हुई सर? 8 माइनस C, चार्ज नहीं है कोई कैटायन पर, कोई एनायन पर नहीं है, 0, तो आप लिख दीजिए 12/2 दैट इज 6। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई 6, मतलब sp3d2। तो कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल पर बात पहुंच गई, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। तो आपके पास देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। तो जेनॉन के पास मैं डायरेक्टली लास्ट सेल में बना रहा हूँ, तो आई थिंक 5:5 p6 है ना। हाँ सर था तो ऐसे ही कुछ। तो डी को बुलाते हैं। कितने डी चाहिए देखते ही पता लग रहा है सर, यहाँ से 2 डी की जरूरत है, तो 2 डी को बुला लेंगे। तो 2 डी की अगर जरूरत है तो हमें मतलब 2 अनपेयर्ड ही करने, तो कर लेते हैं जरा। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आप बोलेंगे सर फ्लोरीन जो है, ध्यान से बात सुनिएगा। तो sp3d XeOF4 है ना। हाँ तो आपसे अब मैं पूछ रहा हूँ, जो फ्लोरीन है हमारे पास, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, जो फ्लोरीन है क्या उसका काम हो गया इससे? हाँ सर 4 अनपेयर्ड है, तो 4 4 फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना देगा। नाउ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या डबल बॉन्ड के लिए, ध्यान से वर्ड को सुनिएगा, क्या डबल बॉन्ड के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है या पेयर्ड से? सर बॉन्ड तो कोई सा भी हो, चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो चाहे ट्रिपल हो, उसके लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना ही है। बट सर अगर आपने यहाँ से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो सर हाइब्रिडाइजेशन तो कहीं ना कहीं sp3d3 हो जानी चाहिए थी। एक चीज समझ में आया ना मेरे आर्ग्यूमेंट क्या है? माय आर्ग्यूमेंट इज कि फ्लोरीन जो है उसका काम हो गया, 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, बच ऑक्सीजन तो बचा है। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट अब वो तो नहीं है। और अगर है भी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो तो डी में चला जाएगा यहाँ, और अगर वो डी में चला गया तो सर sp3d2 थी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। अब वो जो डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या आप सभी लोगों को सिग्मा पाई पता है? कितने सिग्मा? एक सिग्मा और एक पाई होगा या नहीं, इतना मुझे बताइए। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते। जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते। इसका मतलब जिस भी डी से पाई बॉन्ड बन रहा है, जिस भी डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई sp3d2 ही यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई? आइए इसको और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही रहेगी। ये जो एक अनपेयर्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम अपना पाई बॉन्ड बना रहा होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए अब अपना स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो जेनॉन को रखा मैंने बीच में, तो कौन सी ज्योमेट्री बन रही थी हमारी सर? वो बन रही थी दैट इज ऑक्टाहेड्रल टाइप। तो कहीं भी आप 4 इलेक्ट्रॉन को लगा दीजिए, तो मैं बोल रिकमेंड करूंगा इस तरीके से कर लेते हैं थोड़ा, XeF4 और ये लगा दिया आपने, और ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। इस शेप का नाम जितना है रिमेंबर, द शेप इज योर्स डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नाउ इस पाई बॉन्ड की बात आप समझ में। अच्छा एक बार और समझा दूं किस क्यों ऐसा मैंने बोला। जब भी आप देखें पी को देखें, ये पी हुआ, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से बना लो। जब आपने एक एस या एक पी
कहीं भी आपने किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिक्स करा तो आपका जो दो ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स करा तो आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एंड दे आर समथिंग लाइक दिस। आपको पता होगा, आपने क्लास 11th में वैसे देखा होगा स्ट्रक्चर, अगर नहीं देखा तो मैं दिखा दूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस तरीके के आपके होते हैं। इनका एक लोब होता है बड़ा और एक लोब बहुत छोटा सा होता है। तो अगर ये पाई बॉन्ड बनाने जाएगा तो नीचे वाला जो पाई बॉन्ड है इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखिए कितना कम, कितना बेकार, कितनी बेकार ओवरलैपिंग हो रही है नीचे। तो ऊपर से ये पाई बॉन्ड एक तो पहले ही वीक होता है, अब और ज्यादा वीक हो जाएगा क्योंकि एक साइड से ही ओवरलैपिंग हो पा रही है और साइडवेज ओवरलैपिंग। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल वो पाई बॉन्ड नहीं बना। इसीलिए आपको पता होगा बेंजाइन वगैरह, खैर छोड़िए वो केमिस्ट्री ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाते वो मैंने समझा दिया। तो ऑक्सीजन के पास ये जो डी में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो भी डी होगा, डी एक्स डी वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड, कोई सा भी डी ऑर्बिटल होगा ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। एक लोन पेयर आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, और यहाँ पर एक जो सिग्मा वाला बॉन्ड है, जो सिग्मा वाला बॉन्ड है वो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाया होगा और पाई वाला नहीं बनाया होगा। तो ये XeOF4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर अब हम देखें तो वी हैव ICl4 नेगेटिव। तो आइए इनके भी स्ट्रक्चर समझते हैं। अब आती है हमारे पास चार स्पीशीज का। तो सबसे पहला काम तो हाइब्रिडाइजेशन ही निकाल लिया। तो H इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मोनोवेलेंट क्लोरीन होगा, हाँ कितने 4, प्लस हाफ ऑफ M प्लस V, M मोनोवेलेंट, V वैलेंस कितने होते हैं 7, माइनस, ध्यान से देखिए क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, नो सर, क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, यस सर, प्लस 1 आ गया। समझ में आई चीज, हाफ ऑफ M प्लस V माइनस C प्लस A, A यहाँ पर क्या है एनायन पर चार्ज, दैट इज +1। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ रहा है, यहाँ पे H की वैल्यू आपकी आ रही है 12/2, दैट इज 6। तो द हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3d2। तो आपका शेप जो है कहीं ना कहीं आप कहना चाहें सर ज्योमेट्री वुड बी अ बेटर वर्ड, तो ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल है यानी, यस सर। सेंट्रल एटम सर आयोडीन है क्योंकि ऑब्वियसली क्वांटिटी में करो ना। ध्यान से समझिए इस माइनस चार्ज का सिग्निफिकेंस का वो आपको समझना है। आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आयोडीन की लिख दूं। तो आयोडीन जो भी होगा यहाँ पे इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बेसिकली चाहिए हमें अनपेयर्ड, ये एक अच्छा क्वेश्चन रहता है। 1 2 3 4 5, बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। डी पढ़ाई है हमारे पास वाली, लोग बोलेंगे कि sp3d2 है तो मतलब 2 डी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ 2 डी चाहिए तो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कहानी ऐसी होगी। ये कहानी है, हाँ सर अगर 2 डी चाहिए तो कहानी हमारे पास ये होगी कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या डू वी रियली नीड 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो सर, कम से कम 4 चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 चाहिए। अब इसका कंसेप्ट समझेंगे, 5 की जरूरत नहीं है, इतना सब लोग श्योर है, हाँ सर 5 एटम होने भी तो चाहिए। सर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज से कुछ बात होगी, हाँ उस बात को अभी समझना है, लेकिन पहले 5 वाली बात बताइए, क्या ये एकदम इलॉजिकल है, हाँ। तो अगर 5 वाली बात है तो कहीं ना कहीं फिर हमें वापस जाना पड़ेगा कि यार सर फिर तो ये हुआ, फिर हम देखेंगे यार अब तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो सर 3 से भी काम नहीं, हमें तो 4 चाहिए कहीं। अब इस नेगेटिव चार्ज का सिग्निफिकेंस देखिए। सबसे पहली चीज, जब भी नेगेटिव चार्ज आए उसको आप दे दीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, मतलब आयोडीन और क्लोरीन में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर आया होगा एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को इसका उल्टा लेस ईएन पर। इतना क्लियर हो? मुझे बताइए कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर क्लोरीन है। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 7 होते हैं। अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताइए क्या इसको जरूरत है इस वक्त कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की? सर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग से बनाने के बाद फिर लोग अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं, लेकिन इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट है तो ये क्यों बनाएगा, और ये कैसे शेयर करेगा, कोई इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 8 के 8 है, तो यहाँ पर जो है वो ये शेयरिंग नहीं करेगा। तो शेयरिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, अब उस चीज को समझते हैं। अब आइए यहाँ पर और डेप्थ एनालिसिस में चले। तो आयोडीन मैंने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले हमें पता है ज्योमेट्री इसकी कहीं ना कहीं ऑक्टाहेड्रल वाली टाइप होती है, तो आपकी जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके की आपको ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। नाउ अब ध्यान से देखिए, मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने बना रखी है, तो आप लोग बोलेंगे सर आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 है, तो आपको इस ऑर्बिटल को लेना है, पर इसमें सर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब बॉन्डिंग में पार्ट नहीं कर रहा, तो क्यों ले रहे हैं आप? अब इसका सिग्निफिकेंस समझिए ध्यान से। 3 क्लोरीन क्या मैं बोल सकता हूँ, जिनके 3 क्लोरीन ऐसे हैं जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या तीनों के तीनों इन 3 से सेटिस्फाई हो जाएंगे? हाँ सर 3 क्लोरीन इससे सेटिस्फाई होगा। नाउ ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला क्लोरीन है इसकी बारी होगी। अब ये कहेगा यार मेरे पास तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं मतलब क्या करूंगा? तो आयोडीन कहेगा तुम एक काम करो, मेरे पास ना वेकेंट ऑर्बिटल है, तुम आओ
आके अपना डोनेट कर दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। क्या सभी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जब ना ही शेयरिंग होती, ना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, बल्कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा हो? डोनेट कर रहा हो। सामने वाला सिर्फ और सिर्फ अपना वेकेंट ऑर्बिटल लेके आएगा कि लाओ भाई अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है। व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय अ सिंगल एटम, दिस इज सेड टू बी आवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप आपको पता होगा, पढ़ के आए होंगे 11वीं 12वीं क्लास में इस चीज को अच्छे से। तो यहाँ पर जो एक क्लोरीन है, जो Cl नेगेटिव है, ये आपका बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 3 Cl जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो ये आ गए, और एक जो Cl है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो आपका सामने ये आ गया। इस पर नेट चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या अब सभी चीज सेटिस्फाई हो गई? तो अब समझ आया कि एक sp3d2 जो ऑर्बिटल है, जो एक डी एक्स्ट्रा आ रहा था, उस एक्स्ट्रा डी में वो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपका जो Cl है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके साइड से चला जाएगा। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो सर ये पता कैसे लगेगा? ये पता सिंपल ऐसे लगेगा कि आप सबसे पहले चार्ज को आप देख लेंगे किस पर एक्चुअल में चार्ज है। ICl4 नेगेटिव होल मॉलिक्यूल पे इन्होंने लिख रखा है, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है या आयोडीन पर। वो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता लग गया। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता लग गया कि किस पर चार्ज है, तो हम देखेंगे उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर उस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑब्वियसली वो कोशिश करेगा कि वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो क्या कोशिश करेगा? कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अगर 8 नहीं हुए, 7 हुए, 6 हुए, या 7 ही हुए मान लेते, तो वो नहीं बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि खुद भी वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के काबिल रहेगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है IO4 नेगेटिव वाला। तो IO4 नेगेटिव वाले के लिए एक पेज यहाँ पर है हमारे पास, तो इसमें मैं देख लूं। आप सबसे पहले आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन कर लीजिए, चाहे तो कैलकुलेट, दैट इज हाफ ऑफ M मोनोवेलेंट दिख रहा है कोई? नहीं सर, ऑक्सीजन है, वो है, दैट इज डाइवेलेंट होता है बिल्कुल। हाफ M+3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 7, माइनस कैटायन का चार्ज सर, कैटायन पर एनायन पर, हाँ सर है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी हो जाएगी sp3। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ये S में इलेक्ट्रॉन, और ये आपके P में आ गए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी बढ़िया गेम हो गई। सर डी क्यों बना रहे हैं? जरूरत पड़ेगी यार, अभी देखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? यहाँ पे आपके पास sp3, और हाँ आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। मुझे बताइए कितने ऑक्सीजन एटम? सर 4 ऑक्सीजन एटम है। सर सबसे पहले ना नेगेटिव चार्ज को देख लेते हैं क्या करना है। तो नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, दैट इज ऑक्सीजन पर। तो अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आना मतलब, सर अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है इसका मतलब इस ऑक्सीजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या ये चीज हम मानते हैं? तो क्या ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है? नो सर, अब ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। दिस ऑक्सीजन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओनली अ सिंगल बॉन्ड बिकॉज इट ऑलरेडी हैज एक्सेप्टेड 1 इलेक्ट्रॉन, जहां से भी कहीं से आया होगा। जो भी हम उसकी बात करें, उसकी बात नहीं करेंगे कहां से है, बट ये सिंगल बॉन्ड बनाने के लायक है। क्या ये इस चीज को सभी लोग मानते हैं? हाँ सर, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बाकी 3 क्या करेंगे? सर बाकी 3 डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो अब सर आपने एक चीज बोली, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी के 3 जो ऑक्सीजन है वो भी क्या बनाएंगे? 3 डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो मतलब सोच के काउंट करके मुझे बताइए अब मुझे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर एक सिंगल बॉन्ड इसका, 3 डबल बॉन्ड इसके, मतलब 6। तो सर आपको जो है 7 के 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक बार जरा करिए, और पर हाइब्रिडाइजेशन तो आपकी कुछ और कह रही है, पर सर आप कर दीजिए। पर आप कर दीजिए तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी कह रही है कि sp3 ही लेना। तो अगर sp3 लेना है तो कहीं ना कहीं sp3 होगा, तो आपको दूसरी चीज खुद ही समझ में आ जाएगी कि इन 3 अनपेड का क्या काम होगा। तो क्या आप सभी लोग इस बात को मानते हैं कि sp3 वाला काम हमारा हो चुका है? क्या काम हो चुका है? कि एक सिंगल बॉन्ड और 3 जो डबल बॉन्ड है उनमें से 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो आपका 3 सिग्मा वाले जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करेंगे और पाई वाले नहीं करेंगे। क्या ये सभी को दिख गए? ये पाई वाले सर दिख गए। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो रही है ना? मतलब देखते ही चीजें क्लियर होनी चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं है, कम सोचना है। एक डायलॉग है कि पूरा सोचना है आधा नहीं, कम सोचना है ज्यादा नहीं। हाँ ये वाला डायलॉग है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस आप देखते ही अब आप बता दीजिए कि ये हमारे पास काम हो चुका है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। जो 3 ये अनपेड हैं इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इसलिए पार्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तो बनाएंगे, पर कैसा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करता। क्या ये आपको चीजें क्लियर हुई? यस सर। तो आयोडीन का मैं बनाऊं, हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल शेप की अभी हम बात कर लेंगे। देखिए क्या आयोडीन पर कोई लोन पेयर है? नो सर। सारे के सारे बॉन्ड पेयर है? हाँ सर। तो कुछ इस तरीके का शेप होगा। एक ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी सारे के सारे डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या आयोडेट नहीं, पर आयोडेट आयन का स्ट्रक्चर आप सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ या नहीं? बोलिए यस और नो। यस सर, क्लियर हो चुका है। जो डी ने पार्ट करा है
वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करा है, उसने सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करा है। तो यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्ड बने हैं बेसिकली ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और आयोडीन का डी ऑर्बिटल, 3 डी ऑर्बिटल लगे हैं। तो पी पाई डी पाई आपकी यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्डिंग हुई है। अगर आपसे नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी बाई चांस पूछ लिया, क्या आयोडेट आयन नहीं, फिर आयोडेट बोलूंगा, पर आयोडेट भी क्लियर हुआ। चार्ज वाला अब आप लोग सभी लोग कर लेंगे, हाँ सर। तो I3 नेगेटिव है हमारे पास एक, देन यहाँ पे BeF2 के ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, देन PCl3 में ये तो बात कर ली है, देन अभी भी कुछ स्ट्रक्चर है उनके भी थोड़ा सा देखते हैं। तो 3 4 5 स्ट्रक्चर हैं, तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं इनको भी जल्दी से करना। तो I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो I3 नेगेटिव बनता है बेसिकली आयोडीन प्लस एक I नेगेटिव से। जल्दी से आप I3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। सो बेसिकली आपको अगर मैं डायरेक्टली बताऊं, आयोडीन इस आयोडीन ने इस आयोडीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा होता है, ठीक है। ये देखिए 3 लोन पेयर हैं इसके पास, एक आयोडीन बाहर से आएगा I नेगेटिव वाला, बताइए क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? नो सर। तो डायरेक्टली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो डायरेक्टली ये क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सब मानते हैं इस बात को, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो I3 अब इस आयोडीन को बात करिए, ये क्या बन गया? सेंट्रल एटम बन गया। इस आयोडीन पर एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 3 + 2 5, मतलब ज्योमेट्री क्या होगी सर? ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल टाइप होगी। तो ये जो आयोडीन है इसको बीच में रखें। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या ये इस तरीके का बना होगा? द आंसर इज स्ट्रेट नो। आपको थोड़ा सा घुमा के स्ट्रक्चर को बनाना होता है। क्यों? मैंने क्या बताया था, लोन पेयर क्या चाहते हैं सर? लोन पेयर चाहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और आप यहाँ से चाहें तो बेसिकली हटा के पूरे को बंद करके नेगेटिव लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जब मैंने ICl4 नेगेटिव का समझा दिया और भी बाकी स्ट्रक्चर जो है मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम्स आप सभी लोग जानते हैं। आयोडीन जो आपका क्या है? सेंट्रल एटम होगा। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करूं तो H इज इक्वल टू हाफ, कितने मोनोवेलेंट एटम है सर? एक आयोडीन सेंट्रल एटम है, बाकी के 2 जो है वो हमारे पास सब्सिडी एटम है, तो हम उनको मोनोवेलेंट एटम बोलेंगे। तो हाफ ऑफ M मतलब 2, प्लस वैलेंस मतलब 7, माइनस कैटायन पर चार्ज कोई नहीं है, एनायन पर चार्ज +1, तो आगे क्या है? 10, 10/2 5। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d खत्म। ठीक है सर, चलते हैं हम आगे। BF2H2O SF6Cl3, आई थिंक ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। BF2 का आप खुद ही बना लीजिएगा यार एकदम। Be बेरिलियम, ये स्ट्रेट बनेगा। बेरिलियम क्या होता है? 1s2 2s2, तो खाली 2s2 वाले का बस एक को आप अनपेड कर दीजिएगा और आराम से बना लीजिएगा। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शेप बता देंगे, हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। इसकी sp हो जाएगी H2O की sp3, SF6 की sp3d2, ClF3 की sp3d, SCX4 की sp3d2। हाँ ठीक है, ये सारे लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिए हमने ऑलरेडी। PCl बॉन्ड्स हाँ सारे इक्विवेलेंट नहीं होते, बात इसकी भी हमने पूरी डिटेल में करी है, क्या किस तरीके से एक्सियल इक्वेटोरियल वाली, तो उसको भी आई डोंट थिंक आप समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर XeO4, ये तो डिस्कस है। ClO4 नेगेटिव, सेम एग्जैक्टली सेम एज जैसा हमारे पास होता है IO4 नेगेटिव, सेम। SF4 कर लिया। NO3 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, चलिए आप चाहें तो NO3 नेगेटिव। आइए हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो अलग ही पता लग रहा है कि कम कौन है? नाइट्रोजन है। सॉरी, H इज इक्वल टू हाफ ऑफ M, कोई नहीं है, मोनोवेलेंट नहीं है। H इज इक्वल टू हाफ ऑफ M प्लस V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, माइनस C, कैटायनिक चार्ज कोई नहीं है, एनायनिक चार्ज है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? 6/2 दैट इज 3, मतलब sp2। आइए समझते हैं। तो नाइट्रोजन है हमारे पास, हाँ सर। NO3 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा सर? ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। सब मानते हैं इस बात को? यस सर, बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। तो ऑक्सीजन पर आया है नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बाकी के 2 ऑक्सीजन उनका थोड़ा सा हमें देखना होगा क्या कैसे वो बनेंगे। तो नाइट्रोजन की जैसे ही मैं बात करूंगा तो क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन? क्या है इसकी? वही 3 क्या लिखना है? 2s2 2p3 है ना, 2s2 2p3। कोई वेकेंट डी नाम की कोई चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है सच। ये दिख रहा है आपको? तो ये जो ऑक्सीजन है ये आपका O नेगेटिव बना लेगा। एक ऑक्सीजन जो होगा वो डबल बॉन्ड करके बना लेगा। तो क्या ये सारे लोगों का काम हो गया? इस ऑक्सीजन का मान लेते हैं सिंगल बॉन्ड आ गया, एक सिंगल बॉन्ड, एक ये आ गया पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ चलो मैं, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। सब मानते हैं इस बात को? सिग्मा सिग्मा पाई। अब इसका क्या करें सर? नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर है, तो इट कैन ओनली डोनेट। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना NO3 नेगेटिव का, वो बना रहा हूँ। ये होता है आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ NO3 नेगेटिव। अगर आपको थोड़ा सा मतलब दूसरा स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके का दिखाते हैं, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहें तो बोल सकते हैं। वो ये होता है कि NO3 नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इसको बेसिकली हम दे देते हैं, ये आपका होता है। तो नेट जो है वो NO3 नेगेटिव ही रहता है, बट ये थोड़ा सा
हमारे पास एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं होता, एग्जैक्ट जो मैंने बनाया है वही होता है। तो NO3 स्ट्रक्चर नेगेटिव का आपको ऐसा भी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप इस वाले को देखिएगा, क्योंकि NO2 पता है ना, NO2 आपको पता होगा ये होती है, एक इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, यही बस ऑड इलेक्ट्रॉन जो है O नेगेटिव से जब बॉन्ड बना लेते हैं, बस ये चेंज होता है। ठीक है, चले आगे। शेप की बात कर ली, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली। शेप पता ही है आपको क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर, बाकी सभी की पता ही है। इसकी टेट्राहेड्रल हो गई, इसकी शेप सीसॉ, इस वाले की शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हाँ ठीक है, सब कुछ बात कर रखी है। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल NH3 में इतना है, वाटर में इतना है, तो बहुत सिंपल सा है। शेप बनाइए, लोन पेयर दिखाइए, शेप बनाइए, लोन पेयर्स दिखाइए, समझा दीजिए जो आपको VACPR के पोस्टुलेट्स में हमने देखा था कि यहाँ पर एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, और यहाँ पर दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर रिपल्जन है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ज्यादा है। यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं जो रिपेल कर रहे हैं किसको, बॉन्ड पेयर्स को। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाला एंगल जो θ1 है वो बढ़ रहा है। तो कौन सा कम होगा, अल्टीमेटली आपका जो बॉन्ड एंगल है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये समझाना है, लिख दीजिएगा आराम से। तो अगर बॉन्ड एंगल जो है वो कम, इसको मैं θ2 बोल देता हूँ, इस वाले को मैं θ1 बोल देता हूँ, तो θ1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन θ2। तो ऑब्वियसली वो वैल्यूज वाइज आप देख सकते हैं। तो क्यों हुआ है उसका रीजन हमने बात कर ली है। क्या बात करिए कि यार रिपल्जन जहां ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, बॉन्ड आपका कम होगा। और अगर ये ज्यादा नंबर का सवाल है तो आप पहले प्रॉपर्ली शेप बना के दिखा दीजिएगा, किस तरीके से आपने शेप बनाया, वो वगैरह लिखे, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ऑर्बिटल डायग्राम लिखे, शेप बना दीजिएगा। फिर आप बता दीजिएगा कि यार शेप ऐसी है आपकी, वो ज्योमेट्री तो आपकी दोनों की सेम है, टेट्राहेड्रल, बट आपकी शेप क्या है, इसकी बेंट है, इसकी जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है, वो आप समझा दीजिएगा। फिर आप बता दीजिएगा कि हाँ देखो यहाँ पे बॉन्ड एक ही लोन पेयर है जो रिपेल कर रहा है बॉन्ड पेयर को, वेयर यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं जो रिपल्जन कर रहे हैं, तो लोन पेयर की रिपल्जन वो ऑब्वियसली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्जन। तो जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा कम होगा इन H2O एज कम्पेयर टू NH3। तो ये आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर VACPR। आगे भी लेक्चर्स बिल्कुल आएंगे, बस डिपेंड किस पर करता है, आप किस हिसाब से शेयरिंग करें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मैं देखूंगा बहुत चार्ज बढ़ रहे हैं, मतलब लोग देख रहे हैं, लोगों को वीडियो अच्छी आ रही है, तो यार फीडबैक जरूर दीजिए अपना कमेंट में। ऐसे ही मत मुंह उठा के आ जाइए और मुंह उठा के चले जाइए, कुछ लिख कर जाइए, दो वर्ड्स बताइए कि किस तरीके से और इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि इंप्रूवमेंट ही चाहिए। मेन चीज तो ये ना, कंटेंट में इंप्रूवमेंट हो, किस तरीके से होगी आप लोगों के फीडबैक से ही होगी, और किसी चीज से नहीं हो सकती। मैं खुद सोच के थोड़ी कर सकता हूँ, मतलब कितना ही कर लेगा इंसान खुद सोच के, सामने वाला जब तक कोई फीडबैक नहीं देगा तब तक कुछ नहीं इंप्रूवमेंट खास देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही बस वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।